यूनिट का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज पढ़ने जा रहे हैं यार क्लास 12 का पहला चैप्टर चार्ज की वजह से आने वाले इफेक्ट्स, जहां से शुरू होती है क्लास 12 की शुरुआत, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की शुरुआत। बड़ा मजा आने वाला है, तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो और शुरू करते हैं। तो यार क्लास 12 की शुरुआत हो, अब जैसा कि मैंने तुझे बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है पहला पार्ट। क्लास 12 दो-तीन हिस्सों में डिवाइड हुई है, जैसा कि मैंने तुझे बताया था कि एक पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और उसके बाद आता है फिर ऑप्टिक्स। वो देखी थी हमने पहली वीडियो में, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में हम कुछ भी बात करें तो शुरुआत कहां से होती है? चार्ज से। अगर चार्ज नहीं पता तो कुछ नहीं पता। तो बेसिकली जो जड़ है वो चार्ज है। कुछ भी सीखने से पहले हमें चार्ज को सीखना बहुत जरूरी है। तो यार चार्ज क्या है? एक लाइन में अगर मैं तुझे उसकी डेफिनेशन समझाऊं कि यार चार्ज सोर्स है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तू कहे सर इसका तो मैंने नाम सुना है क्लास 10th में, मैंने कहा एंड मैग्नेटिक फील्ड। तूने कहा इसका भी मैंने नाम सुना है क्लास 10th में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एक और चीज है जिसे हम कहते हैं रेडिएशंस। क्या कहते हैं? रेडिएशंस। तो एक लाइन में मैं जो चार्ज की डेफिनेशन समझ सकता हूं कि चार्ज सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का और रेडिएशन का। बात समझ में आई आपको? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ये रेडिएशंस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशंस, चार्ज इनकी सोर्स है। एक फिजिकल क्वांटिटी है चार्ज। बहुत डिस्कशन करने वाले हैं कि चार्ज आता ही क्यों है, चार्ज आने की वजह क्या है और कैसे किसी बॉडी पर हम चार्ज ला सकते हैं। तो सारा डिस्कशन होगा, लेकिन फिलहाल अगर आपको चार्ज के बारे में कुछ जानना है तो एक लाइन में मैं उसकी डेफिनेशन समेटना चाहूं तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशंस। एक और बात भी बोली जाती है कि चार्ज के ऊपर फोर्स आती है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो या मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, समझ में आया, या रेडिएशन में रखा हो, तो कुछ फोर्स आती है चार्ज पे। तो बारी बारी करके हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। बात समझ में आई आपको? तो फिलहाल हम क्या कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन। चार्ज ही बेसिकली वो है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, मैग्नेटिक फील्ड आती है या रेडिएशन आती है। तो बाबा बहुत ध्यान से सुनो कि ऐसा भी कहा जा सकता है विच एक्सपीरियंस force of interaction when placed in EM radiations। सर तू EM रेडिएशंस किसको बोल रहा है? मैंने कहा भाई इसका कॉम्बिनेशन जो बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो वो EM रेडिएशंस कही जाती हैं, जो कंबाइनली हम बोल देते हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो अभी तुझे पता है कि यार मैं दो तरह के चार्ज लेके आता हूं। टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ चार्ज के नाम पे तुझे भी पता है कि एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। बेसिकली मुझे दो चीजों को अपोजिट नाम देना था, जैसे कि आज हम नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, तो ये दो अपोजिट चीजें हैं। तो मुझे ऐसे ही दो अपोजिट चीजों का नाम देना था, तो मैंने एक को प्लस बोल दिया, एक को माइनस बोल दिया, क्योंकि ये दोनों का जो इफेक्ट है वो एक दूसरे के अपोजिट है। ऐड मतलब होता है जोड़ना और माइनस मतलब होता है घटाना। तो यार नाम देना था तो मैंने उसको पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दे दिया। अच्छा सुन, पुराने टाइम में इस पॉजिटिव नेगेटिव को एक और नाम से जाना जाता था, इसको कहते थे विट्रस चार्ज। बहुत ऑब्सोलीट टर्म है विट्रस चार्ज। और इसको कहते थे रेजिनियस चार्ज। सर काम की बात है क्या? नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। तो विट्रस चार्ज या रेजिनियस चार्ज। तो बाबा टाइप्स ऑफ चार्ज बेसिकली पॉजिटिव, नेगेटिव और यू कैन से विट्रस चार्ज या रेजिनियस चार्ज। बहुत ही बकवास बातें, लेकिन बातें हो जाती हैं। एक आखिरी बात और कर लेते हैं यहीं पे, बेसिक इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। देखिए यार, चार्ज को डिस्कवर किया था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब, फ्रेंच का साइंटिस्ट था। तेरे काम की बात नहीं है,
पूरे नाम में अगर कोई एक वर्ड पकड़ा, हमने चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम में हमने कूलम पकड़ लिया, तो कूलम ने कहा कि मैंने डिस्कवर किया तो मेरे नाम से जाना जाएगा, तो मैंने यूनिट के नाम पे क्या बोल दिया, COULOMB कूलम, COULOMB कूलम बोल दिया। और इसको C से लिखा जाता है, किससे लिखा जाता है, C, कैपिटल C। तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं कह रहा हूं कैपिटल C। तो यूनिट कूलम C, ठीक है। जैसे कि तू लेंथ की यूनिट बोल देता है मीटर और इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देता है। बात समझ में आ गई क्या? तो यूनिट की अगर हम बात करें तो कूलम चार्ज की यूनिट होती है, और हम क्या कह देते हैं उसको, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कूलम। सर और कोई बात भी हो सकती है क्या? मैंने कहा हाँ हो सकती है यार, मिली कूलम बोल सकता है। क्या बोल सकता है? मिली कूलम। ऐसा चार्ज भी लिखा हो सकता है, मिली कूलम। तो इसका मतलब क्या है, 10⁻³ कूलम मिली कूलम, यानी 10⁻³ कूलम। दिख रहा है क्या? 10⁻³ कूलम। और उसके बाद ऐसा भी हो सकता है, देख मैं ऊपर की वाली रब कर रहा हूं, मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देख, एक होता है मिली कूलम, एक क्या होता है, मिली कूलम, जिसको मैं क्या कह देता हूँ, 10⁻³ कूलम। तो क्लास 12 की बातें कर रहा है, तो आज मैं बिल्कुल भी तेरे साथ रिलैक्स मोड में नहीं रहूंगा। माइक्रो कूलम सारी बातें बताऊंगा, 10⁻⁻6 कूलम, और नैनो कूलम मतलब 10⁻⁹ कूलम। समझ में आया क्या? पीको कूलम, पीको कूलम, (10⁻⁻12 कूलम। तो बेसिकली ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है चार्ज के। बात समझ में आई? मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम। तो नोट करना हो जल्दी से नोट कर, फिर रब करते हैं। तो जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था यूनिट्स ऑफ चार्ज की, तो एक तो देखिए हमने कूलम, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये एसआई यूनिट होती है। क्या होती है? एसआई यूनिट, जिसको हम क्या कह देते हैं, कूलम। लेकिन एक होती है सीजीएस यूनिट। सर बिल्कुल क्या वैसे ही जैसे कि एसआई यूनिट लेंथ की होती है मीटर, और सीजीएस में अगर हम लेंथ को देखें तो हम सेंटीमीटर में लिखते हैं, बिल्कुल। तो यहां पर एक ESU, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसे हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ये सीजीएस यूनिट है, इसको हम स्टैट कूलम के नाम से भी जानते हैं, स्टैट सी भी लिख देते हैं। ESU और स्टैट सी, ESU और स्टैट सी। तो मेरी बात सुन बहुत ध्यान से, जिस तरीके से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसी तरह एक कूलम में कुछ ESU भी होते होंगे। तो मैं तुझको बताना चाहता हूं कन्वर्जन इनके बीच में, 3 × 10⁻⁹, 3 × 10⁻⁹ ESU। अगर तू किताबों में देखेगा तो यही मिलेगा, लेकिन अगर तू गूगल पर सर्च करेगा तो 2.99 करके लिखा हुआ था। हम अप्रोक्सीमेटली बोल देते हैं कि 1 कूलम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ESU। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज है। बात समझ में आई? सवाल यहां आता है कि सर चार्ज के बारे में हमने यूनिट पढ़ ली, या हमने चार्ज के बारे में डेफिनेशन देख ली, सब कुछ हमने पता करने की कोशिश करी, लेकिन ये सर चार्ज आने की वजह क्या है, कारण क्या है? तो आज अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि कॉज ऑफ चार्ज क्या है। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि कॉज ऑफ चार्ज क्या है। तो हेडिंग अब हमारी क्या आने वाली है, कॉज ऑफ चार्ज। क्या कहूंगा? कॉज ऑफ चार्ज, यानी कि कारण क्या है, कॉज ऑफ चार्ज, कारण क्या है, वजह क्या है, चार्ज आता ही क्यों है। तो बहुत ध्यान से सुन मेरी बात। सबसे पहले हमने किसको कंसीडर करा? नेचुरली अकरिंग एटम को। किसको कंसीडर करा? नेचुरली अकरिंग एटम को कंसीडर किया। तो नेचुरली अकरिंग एटम को अगर मैं कंसीडर करूं, कुछ ऐसा होता है कि बीच में न्यूक्लियस है। तू पढ़ा लिखा बच्चा है बाबा, 12वीं क्लास में आ चुका है, तो मैं तुझको ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, तुझे ऑलरेडी पता है कि न्यूक्लियस को अगर तू जूम करके देखे, न्यूक्लियस को अगर तू जूम करके देखे तो यार यहां पर कौन मिलते हैं? एक मिलता है न्यूट्रॉन और एक मिलता है प्रोटॉन। समझ में आया क्या? यहां पे कौन कौन मिलता है? न्यूट्रॉन मिलता है और प्रोटॉन मिलता है। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां लूजली बाउंडेड हैं, गोल 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 घूमते रहते हैं, जस्ट लाइक सोलर सिस्टम, जस्ट लाइक सोलर सिस्टम। तो ये कौन है बीच वाला? ये है न्यूक्लियस। ये कौन है बाबा? ये है न्यूक्लियस। कौन है ये? न्यूक्लियस।
समझ में आया क्या? तो ये कौन है? न्यूक्लियस। तो बाबा ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन यहां लूजली बाउंड है। तो तुझे पता होगा अगर मैं नेचुरली अकरिंग एटम की बात करूं तो वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मैंने ये स्मॉल एन पी क्या लिखा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। और ये मैंने स्मॉल एन ई लिखा, ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नेचुरली अकरिंग एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर तुझे पता हो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज होता है तो 7th और 8th क्लास तो पास है ना बाबा। तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। कितना होता है तुझे पता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर माइनस के साथ, प्रोटॉन पे प्लस के साथ। समझ में आया क्या? तो बहुत ध्यान से सुन कि जो नेचुरली अकरिंग एटम होता है तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल मात्रा में होते हैं। बात समझ में आएगी? तो इसीलिए वो कैसा होता है? न्यूट्रल। तो तुझे क्या समझ में आ गया कि नेचुरली अकरिंग एटम न्यूट्रल, नेचुरली अकरिंग एटम न्यूट्रल, नेचुरली अकरिंग एटम न्यूट्रल, नेचुरली अकरिंग एटम न्यूट्रल। बात समझ में आ गई क्या? लेकिन बात समझ मेरी, इतनी सी बात समझ मेरी कि यार यहां पर तो इक्वल थे। इलेक्ट्रॉन कहने लगे नेगेटिव नेगेटिव, प्रोटॉन कहने लगे पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन दोनों का इक्वल था। तो उसने कहा कि भाई ना तेरी ना मेरी, बीच का रास्ता निकाल लेते, बोल देते न्यूट्रल। सोच के देख अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? ऐड 1 इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या बोला? ऐड 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर तूने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, बस एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएंगे? तो अभी इलेक्ट्रॉन क्या कहेंगे? नेगेटिव ज्यादा, हम हैं, हम ही हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो तुझे भी कहना पड़ेगा कि हाँ अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो नेगेटिवली चार्ज कहा जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो गए तो क्या कह देंगे? नेगेटिवली चार्ज। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपसे कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया जाए, अगर मैं कह दूं कि एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया जाए तो क्या होगा? बहुत ध्यान से देखो, यहां पे क्या लिखा मैंने? -1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने ऐसा कह दिया तो यहां पर कौन ज्यादा हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेकर गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए ना यार, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए। तो अभी प्रोटॉन कहने लगे हम ही हैं, हम पॉजिटिव हैं, तो हमारी बात चलेगी। तो यहां पे क्या कह दिया जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। क्या कह दिया जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। तो समझने वाली बात इतनी है कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए, क्या समझने वाली बात है कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए तो नेगेटिवली चार्ज, और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हुए तो पॉजिटिवली चार्ज। तो इतनी सी बात समझ में आ गई कि जब भी, मैं यहां पे लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, कॉज ऑफ चार्ज में, ये सब समझाने के बाद मैं तुझे एक टिप्पणी देता हूं, एक नोट देता हूं, कॉपी कर ले, कुछ नोट करना हो तो। फिर मैं रब कर रहा हूं। तो समझने वाली बात यह है कि नोट है, क्या है? नोट दिया जा रहा है। कौन सा नोट? 10 का, 20 का, 100 का, 1000 का? नहीं रे, एक काम की बात है, उसको मैं नोट बोल रहा हूं कि अगर किसी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हुए तो हम उसे क्या कह देंगे? न्यूट्रल। उसे हम क्या कह देंगे? न्यूट्रल। लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल ना हुए तो मैं उसको कहूंगा चार्ज्ड। अब ये दो बातें हो सकती हैं अगर इक्वल नहीं है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए तो आप उसको क्या कहोगे? पॉजिटिवली चार्ज्ड। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर लेस हुए थे, अगर ज्यादा हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो आप उसे क्या कह दोगे? नेगेटिवली। बहुत बेसिक सा फंडा है ये, बहुत बेसिक सा फंडा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम तो पॉजिटिवली चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो नेगेटिवली चार्ज। मैंने अभी सांस लिया ही था कि एक बच्चा मेरे से कहने लगा कि सर अगर प्रोटॉन कम ज्यादा हो गए तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ही ऐड कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है। जरा सोच के देख कि कभी अगर प्रोटॉन ज्यादा हो गए या कम हो गए, मैं प्रोटॉन के साथ छेड़छाड़ कर लूं तो प्रोटॉन के साथ तो खेल ही नहीं रहा है। तो उस बच्चे के लिए मैं कुछ बात समझाना चाहता हूं यहां पर कि जैसे आपको ये एटम दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? एटम। इस एटम में ये छोटा सा न्यूक्लियस है, ये क्या है? ये छोटा सा न्यूक्लियस है। तो मैं उस बच्चे को ना ये कंपैरिजन चाहता हूं कि वो सोचे कि यार एक फुटबॉल ग्राउंड है बहुत बड़ा, एक फुटबॉल ग्राउंड है बहुत बड़ा,
और उसके अंदर मैंने एक मटर का दाना रखा। क्या रखा? मटर का दाना सेंटर पे ले जाके। तो मैं उसको ये समझाना चाहता हूं कि जितना कंपैरिजन उसको इन दोनों के साइज में लग रहा है, उतना ही कंपैरिजन एक एटम के साइज में और न्यूक्लियस के साइज में होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं प्रोटॉन। तो मेरी बात सुन यार, अगर इतने छोटे से साइज में जाकर प्रोटॉन को निकालना हो तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल काम है, और तेरी नजर से भी सोचो तो बहुत मुश्किल काम है यार। लेकिन इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है, बाहर बाहर टहल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है रिलेटिवली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटॉन कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई क्या? वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और उन रिएक्शन को मैं रेडियो एक्टिव रिएक्शंस कहता हूं। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आपके और मेरे लिए इलेक्ट्रॉन्स ही इधर उधर होते हैं। बात समझ में आ गई क्या? 10th के लेवल पे हम कहते थे कि प्रोटॉन तो कभी पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको नहीं समझा सकते कि रेडियो एक्टिविटी कोई चीज होती है। तुम्हें समझा सकते हैं क्योंकि तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, और यूनिट 8 में एटम्स एंड न्यूक्लियाई में हम पढ़ेंगे, जब प्रोटॉन्स को हम कम ज्यादा कर रहे होंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि प्रोटॉन, जितनी भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। कभी भी चार्ज इधर से उधर हो रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। बात समझ में आ गई क्या? पुराने टाइम की बात मैं कुछ बताने वाला था, रुक गया, अभी बताऊंगा। तो बेसिकली मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स यहां पर लूजली बाउंडेड है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? लूजली बाउंडेड। लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कम ज्यादा कर सकते हैं, प्रोटॉन नहीं। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। अगला सवाल यह आता है कि कोई बॉडी चार्ज होती कैसे है। तो सवाल जो मेरा आपसे था कि हाउ अ बॉडी गेट्स चार्ज, तो बात सुनो बहुत ध्यान से कि कोई बॉडी चार्ज होती कैसे है। तो बेसिकली हमारे पास 3 मेथड होते हैं: बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बाय फ्रिक्शन। किसको डिस्कस करेंगे? बाय फ्रिक्शन को। तो सबसे पहले हम बाय फ्रिक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले आप एक छोटी सी स्टोरी देखो, देवा की स्टोरी। आज देवा पड़ेगा रे, इलेक्ट्रिक चार्ज गिरा रे कंगा। कंगा देवा रे देवा, जानता है क्या अभी पेपर बिट्स को कंगा अट्रैक्ट करेगा? ना 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 ना। चल अभी मेरी बात सुन, ये हंस मत रे, अभी इसको फाड़ा रे बाबा, और उसके बाद कंगे को टच करके देखना रे। अट्रैक्ट हुआ क्या? ये हंस मत रे बाबा। चल अभी उठ जमीन से, कंगे को अपने बालों पे रब कर, और अब टच करके देखना रे बाबा। चिपक गया ना, बोला था मैं तेरे को। देख ये अट्रैक्शन। अब तो मैं कुछ भी चिपका सकता हूँ इससे। गलत सोचता है रे, कंगे पर इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा रे अभी। अरे भागता का है, कुर्सी पर भी चार्ज हो सकता है, ये भी चार्ज है। 2 तरह के चार्ज होते रे अपने पास, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस कुर्सी पे, अरे रुकना रे, कुर्सी पर अभी पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल मात्रा में। पूरी बात तो सुन रे बाबा, अभी न्यूट्रल है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव, और अरे रुक तो रे, कंगे को देख रे, गुस्सा मत कर, इसको देख। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं पेपर लेकर आता हूँ। अभी ये न्यूट्रल है रे बाबा, इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल मात्रा में रे बाबा। अभी क्यों ले आया? अभी अटैक नहीं करेगा। ना 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 ना। अभी मैं तेरे को कुछ बाल देता है। तो तब क्या हुआ था जब मैंने पेपर बिट्स को सुन तो, अट्रैक्ट कर लिया था? अभी कुछ मैं तेरे को कुछ बाल देता है, उसको रब करके देख। अभी ये देख, अट्रैक्शन हो जाएगा, चार्ज हो गया रे बाबा। मजा आ रहा है। अभी
ये चार्ज हो चुका है, पेपर बिट्स को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर मैं इस केस को मेटेलिक कॉम से रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा? क्या तब भी ऐसे ट्राई करेगा? अभी समझाता है मैं तेरे को मेटेलिक कॉम का। अभी यहाँ से कहीं दूर लेके चलता है, मैं तेरे को समझाता है। घबरा मत। देख, ये प्लास्टिक के कॉम पे मैं रब किया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से बालों से कंगे पे ट्रांसफर हो जाएंगे और ये अर्थ में जाने से रुक जाएंगे, क्योंकि कंगा गुड कंडक्टर नहीं है रे बाबा। घबरा मत रे, इधर देख रे, पेपर अट्रैक्ट हो रहे। अरे घबरा नहीं रे, अभी मेटेलिक कॉम समझा रहे मैं तेरे को, समझा ना? अभी देख रहे बाबा, अभी मैं इसको रब करता ही और जो भी इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाती है, मेटल गुड कंडक्टर होता है तो सारे इलेक्ट्रॉन अर्थ को ट्रांसफर कर देता है। तो कंगे पर कुछ भी चार्ज नहीं रहेगा रे मेटेलिक इसमें। हाँ, चिपका क्या? अभी मैं समझ गया ये। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन टॉपिक समझने से पहले आपने ये जो भी क्लिप देखी, तो कुछ बाल जब रगड़ रहे थे कॉम को तो चार्ज कुछ इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा था। ऐसा बहुत सारी जगह होता है। जैसे कि जब भी मैं टीवी स्क्रीन के पास से गुजरता हूं, जब पुराने टाइम में बड़े बड़े टीवी हमारे आसपास रखे होते थे, आजकल तो दीवार पे टंगे होते हैं, तो टीवी स्क्रीन के पास से जब गुजरते थे तो मेरे हाथ के कुछ बाल होते थे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे। बात समझ में आई आपको? और एक बार कभी कभी ऐसा भी होता था कि सर्दियों में जब मैं पुल ओवर ऐसे उतारता हूं तो मेरे बाल कुछ अट्रैक्ट होते हैं उस पुल ओवर की तरफ। कभी कभी ऐसा भी होता है जब सर्दियों में मैं सोने के लिए ब्लैंकेट के अंदर जैसे ही जाता हूं तो वहां पे कुछ स्पार्क से महसूस देते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये चार्ज ट्रांसफर की वजह से हो रही हैं। हम चार्ज की प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, लेकिन ये सारी चीजें पढ़ने के बाद। बात समझ में आई आपको कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन फिलहाल बाय फ्रिक्शन समझने से पहले, या जो क्लिप में आपने अभी देखा उसको समझाने से पहले, मैं आपको एक टर्म समझाना चाहता हूं, बाइंडिंग एनर्जी। क्या समझाना चाहता हूं? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी और करके मैं इसको कुछ नाम दे रहा हूं, आप बहुत ध्यान से देखो। वर्क फंक्शन, और करके मैं इसे फिर कुछ नाम दे रहा हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, और करके मैं इसे फिर एक नाम दे रहा हूं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। सर मैंने कहा हाँ क्या हो गया? कि तुम्हें पढ़ के आए हो? मैंने कहा कहां पे? कह रहा केमिस्ट्री में। मैंने कहा केमिस्ट्री में किस चैप्टर में? कहने लगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। मैंने कहा क्या टॉपिक था? तूने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। मैं इसे पढ़ चुका हूं कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को फ्री कराना होता है तो उसे कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। तो मेरी बात सुन यार, हमारी बात कहां अटक गई थी? ये सारे नाम एक ही हैं, ये सारे नाम एक ही हैं। तो बहुत ध्यान से सुन, जब मैंने इलेक्ट्रॉन को, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन को आके कहा चल मेरे साथ, तो इलेक्ट्रॉन कहने लगा नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहना न्यूक्लियस ने मेरे ऊपर कुछ एनर्जी खर्च कर रखी है और मुझे बाइंड कर लिया अपने से। मैंने कहा चल अच्छा एक काम करते हैं यार, तेरे बिहाफ पे मैं एनर्जी पे कर देता हूं यार, क्यों टेंशन ले रहा है? तो तब तो चलेगा ना मेरे साथ, जो भी तेरे ऊपर कर्जा है एनर्जी का वो मैं पे कर देता हूं, क्या दिक्कत आई? तब चलना मेरे साथ। तो इलेक्ट्रॉन कहने लगा हाँ अगर तू ऐसा कर दे तो मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं। तो मेरी बात सुन यार, मेरी बात सुन। तो इलेक्ट्रॉन को जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन को मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से फ्री होने के लिए, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को मैं क्या कहता हूं? बाइंडिंग एनर्जी कहता हूं। क्या कहता हूं मैं? बाइंडिंग एनर्जी। तो यही डेफिनेशन भी मैं यहां पर लिखने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना। एक लाइन की डेफिनेशन है और तेरे दिमाग में चिपक जाएगी। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required by the electron to just get free from the influence of nucleus। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को देनी पड़े कि न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से फ्री हो जाए, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को मैं बाइंडिंग एनर्जी कहता हूं। तो किसी एटम को अगर आयन बनना है, मुझे पता है तू 10वीं पास है,
तो किसी भी एटम को अगर आयन बनना है तो इलेक्ट्रॉन को अपने से निकालना होगा या अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को डालना होगा। बात समझ में आ गई क्या? तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आयन बनने के लिए चाहिए उसे मैं क्या कह देता हूं? आयनाइजेशन एनर्जी। किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसे मैं वर्क फंक्शन के नाम से भी जानता हूं और उसी को मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी के नाम से भी जानता हूं। तो डेफिनेशन एक लाइन में, मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू जस्ट गेट फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस। बात समझ में आई है आपको? तो इसको हम कह देते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर फ्रिक्शन की हेल्प से भी मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे इस केस में भी देनी होगी और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया जाएगा या रख दिया जाएगा। तो वापस आते हैं बाय फ्रिक्शन पर। तो कंसीडर करते हैं कि मान ले यहां पर एक ए बॉडी है। क्या है? एक ए बॉडी है और एक बी बॉडी है। मैंने ए बॉडी को बी बॉडी पर रब किया। मान ले ये बॉडी बी है और ये बॉडी ए है, बिल्कुल ऐसे ही, और मैंने इन दोनों को आपस में रब किया। मैंने इन दोनों को आपस में ऐसे ऐसे रब किया। तो ये पता कैसी बात है? तो जल्दी से अपने दोनों हाथों को ऐसे कर, ऐसे टच कर आपस में और ऐसे ऐसे कर बहुत तेजी के साथ। तो ताली नहीं बजानी है, बस ऐसे रब करना है। तो रब जैसे ही करेगा क्या हीट डेवलप हो रही है, दोनों हाथ गर्म हो गए। जल्दी से करके देखना यार, ऐसा नहीं है तुझे मैं देख नहीं रहा हूं तो तू ना करे, जल्दी से कर। तो एकदम से हीट हो गया क्या? तो जो बॉडी ए थी उसका सरफेस भी हीट कर गया और जो बॉडी बी है उसका सरफेस भी हीट कर गया। अगर हीट कर गया तो क्या बॉडी ए के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी, इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी को पी लिया होगा, और बॉडी बी के जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्होंने भी एनर्जी को पी लिया होगा। तो मेरी बात सुन बहुत ध्यान से कि जब दोनों बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी को पी लिया है तो किसके इलेक्ट्रॉन जल्दी फ्री होंगे? पॉज कर सोच। तो गधे मेरी बात सुन, जिसके ऊपर कर्जा कम है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो वो जल्दी फ्री कर देगा इलेक्ट्रॉन को। बात समझ में आई या नहीं आई? तो बॉडी ए है, बॉडी बी है, जब मैं उन दोनों को ऐसे रब किया आपस में, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देगा। बात समझ में आ गई क्या? और दूसरी बॉडी जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन्स को कैच कर लेगा और जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब ये भी तो देखा हमने, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज। अरे मानता है कि नहीं यार? बहुत शानदार। तो सवाल यहां पे आके टिकता है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए, इसको मैंने क्या कह दिया? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए, और इसके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है बी के लिए मैंने उसको कह दिया बी। तो ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए हो गई, ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी हो गई। बहुत ध्यान से सुन मेरी बात, ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए है, ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी है। सवाल इस बात पे आके अटकता है कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी वो कैसा हो जाएगा? वो जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा और वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन्स को कैच कर लेगा और हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। बात समझ में आ गई क्या? तो यहां पर लिखते हैं इफ, यहां पर लिखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए इज लेस देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी, तो कौन लूज करेगा इलेक्ट्रॉन? जल्दी से बात सुन यार, ए विल लूज इलेक्ट्रॉन, ए विल लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। बात समझ में आ गई क्या? वहीं अगर ऐसा है ए विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम, विल लूज इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, ऐसे बोलना चाहिए, विल लूज इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज। इसको लिख लेना और यहां पे क्या लिखूं? बी विल गेन इलेक्ट्रॉन, बी विल गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज। तो बाबा ये बात नोट कर ले, लिख ले इस बात को कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? एक एग्जांपल देखते हैं बिल्कुल ऐसे ही, कि जैसे कि ग्लास रॉड होती है, जैसे कि क्या होती है? एक ग्लास रॉड। सुन, इन दोनों बातों को ना नोट करके लिख लेना। दो बॉडीज हमने जिन दोनों को रब किया उसमें से जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है वो हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। तो बात सुन, एक एग्जांपल हम यहां पे देख रहे हैं
कि जैसे कि मैं बात करूं ग्लास रॉड की, जैसे कि मैं बात करूं ग्लास रॉड की, तो ग्लास रॉड की बात सुन। ग्लास रॉड को मैंने सिल्क क्लॉथ से, किससे? सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ से रब किया। इन दोनों को मैंने ऐसे गच 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 ऐसे रब कर दिया। तो ग्लास रॉड पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि ग्लास रॉड की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कम है और सिल्क क्लॉथ की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ज्यादा है। तो सिल्क क्लॉथ कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। सिल्क क्लॉथ कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। वहीं दूसरी तरफ मैं बात करना चाहता हूं कि चल मान ले कि कोई इबोनाइट रॉड है। क्या बोला? इबोनाइट रॉड, इबोनाइट रॉड। और क्या कह सकते हैं? एम्बर। सर ये एम्बर क्या है? मैंने तो पहली बार सुना। बाबा एम्बर भी एक प्लास्टिक जैसा ही एक मटेरियल होता है, या तो एबोनाइट कह दे या और कह दे, एक जैसी बात है। और इसको मैं वुलन क्लॉथ से रब कर दूं, क्या बोल दूं मैं इसको? वुलन क्लॉथ या कैट फर। फर होता है ना जो बिल्ली के खाल पे जो बाल होते हैं, अगर तू उससे इसको रब कर दे तो बात सुन बहुत ध्यान से, ये पहले इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। और ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। तो भाई मेरी बात सुन यार, सर मुझे कैसे ऐसे पता चले? तू तो अभी यहां पे जो बता रहा है, तूने बताया, मैंने मान लिया, तो मैं तेरे सामने पेश करता हूं यहां पर ट्राइबो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। और इसको कई बार फैराडेज इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज भी कहा जाता है। कई बार इसको क्या कहा जाता है? फैराडेज इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज या ट्राइबो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज भी कहा जाता है। तो देख तेरे सामने ये जो सीरीज आई, इसमें जो ऊपर की तरफ है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी घटती जा रही है। दिख रहा है तुझको? तो इधर यहां पर जो तुझे सबसे ऊपर दिख रहा है, ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इसके नीचे जितने भी हैं उन सबकी बाइंडिंग एनर्जी इससे ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन कैच करेंगे और ऊपर वाला लूज करेगा। तो इसमें से तू कोई सा भी दो को मटेरियल को पकड़, किसी को ए बोल दे, किसी को बी बोल दे। तो जिसको तूने ऊपर, जो भी ऊपर है उसको तूने जो नाम दिया हो, वो इलेक्ट्रॉन पहले लूज कर देगा और जो नीचे है सीरीज में वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार। तो तुझे फ्रिक्शन वाली कहानी समझ में आई और तुझे देवा की कहानी तो सुनाई है यार। तो इलेक्ट्रॉन कैसे, ये सवाल पूछता है मेरे से बच्चा कि मेटालिक कॉम का क्या होता है और प्लास्टिक कॉम का क्या होता है, अगर मैं मेटालिक कॉम को ऐसे करूं तो क्या होगा? तो मैंने कहा ले सुन ले यार क्या होगा। बात समझ में आ गई क्या? चल दूसरी बात देखने जा रहे हैं इंडक्शन की। किसकी बात देखने जा रहे हैं? इंडक्शन की। सर तूने कंडक्शन पहले लिखाया था, मैं पहले इंडक्शन समझा रहा हूं, बाद में कंडक्शन समझाता हूं। तो इंडक्शन के केस में क्या होता है, देख अभी एक छोटी सी क्लिप आएगी तेरी स्क्रीन पे। अब यार ध्यान से देख, यहाँ पर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो ये बॉडी कैसी है? न्यूट्रल है। ये बॉडी न्यूट्रल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा यार, एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को लेकर आएंगे। देख ध्यान से, लेकर आए नेगेटिवली चार्ज रॉड को। देख नेगेटिव दूर भाग गए और पॉजिटिव पास आ गए। देख पॉजिटिव पास क्यों आए? क्योंकि उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी, और जो नेगेटिव है उनके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगी, वो दूर भाग गए। अभी पॉजिटिव क्या चाहते हैं कि यार हम रॉड में चले जाएं, लेकिन वो बाउंडेड हैं, वो खुद मूव नहीं कर सकते। पॉजिटिव चार्ज कभी खुद नहीं चलता। कौन मूव करता है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यार ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दूर जाना चाहता है, इसको अनबाउंडेड चार्ज कहेंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको बाउंडेड चार्ज। देख यार यहाँ पर जो नेगेटिव दूर जाना चाहता है, एक प्रोसेस यूज़ करने वाले हैं अर्थिंग। देख अर्थिंग के बारे में फ़िलहाल मैं क्या बोलूँ कि ऑब्जेक्ट से एक वायर सीधा अर्थ को कनेक्ट कर देते हैं। अब अर्थ का पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है, और जो ऑब्जेक्ट उससे कनेक्ट है, जो बॉडी उससे कनेक्ट है, उसका पोटेंशियल भी वो 0 वोल्ट पर ले आती है। अब 0 वोल्ट पर लाने के लिए अर्थ को चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन पीने पड़ जाएं और कितने भी इलेक्ट्रॉन देने पड़ जाएं, अर्थ वो करती है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अर्थिंग। देखिए यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज दूर जाना चाह रहे थे, तो उनको सीधा अर्थ में जाने का मौका मिल गया, ठीक है। उनको रास्ता मिल गया कि अर्थ में चले जाएं, ठीक है। तो सारे इलेक्ट्रॉन चले गए, लिविंग बिहाइंड पॉजिटिव चार्ज। तो अब इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, वो रॉड चली गई, अब अर्थिंग चली गई। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज़ कर जाते हैं तो बॉडी तो पॉजिटिवली चार्ज कही जाती है, ठीक है। तो जब हम नेगेटिव चार्ज रॉड पास लेकर आएंगे और अर्थिंग कर देंगे तो बॉडी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। और देख दूसरी तरफ अगर हम
एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आए तो नेगेटिव चार्ज बाउंडेड चार्ज कहलाता है, ठीक है। तो इस बार देख इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं अर्थ से, तो अब इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। का मतलब जिस भी टाइप की चार्ज बॉडी इस पास लेकर आएंगे उसके अपोजिट चार्ज डेवलप होगा। बात समझ में आई क्या? बहुत शानदार। देख जैसा बताया था कि इलेक्ट्रॉन अर्थ से आ रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, और जब ये रॉड और अर्थिंग हट जाएगी तो देखिए नेगेटिवली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और नेगेटिवली चार्ज रॉड बन जाएगी। तो यार ये जो इंडक्शन का अभी तुझे समझाया, उम्मीद है समझ में आया होगा कि यार जैसे अगर ये बॉडी है इस, और इसके सरफेस पर कैसा है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। तो एक बॉडी जो बहुत दूर रखी हुई थी, अगर मैं इसको छुपा लूं, तुझे ये वाली बॉडी ना दिखाऊं, और यहां पर मैं कहूं इसको छुपा के कि कोई एक बॉडी है जो ऐसे खुशहाल बैठी है, उसके प्लस माइनस साथ साथ हैं, इसके प्लस माइनस कैसे हैं, साथ साथ, इसके प्लस माइनस कैसे हैं, साथ साथ, जैसे कि तुझे अभी क्लिप में समझाया। तो लेकिन जैसे ही ये बॉडी इसके पास आएगी तो ये जो इनका प्यार था साथ साथ रहने का, ये अभी खत्म हो जाएगा। तो पॉजिटिव है तो अपनी साइड किसको खींच लेगा, नेगेटिव को खींच लेगा, और दूर किसको भेज देगा, पॉजिटिव को भेज देगा। तो यहां पे मैं उन बच्चों को भी एक बात समझाना चाहता हूं कि अगर कोई बॉडी न्यूट्रल हो, और एक बॉडी चार्ज हो, उनके बीच में भी इंटरेक्शन हो सकता है। जब ये पास आ गई बॉडी बी, तो इसके नेगेटिव चार्जेस इधर आ गए, पॉजिटिव चार्ज उधर चले गए। जब तक मैंने इसको छुपा रखा था, इसके पास नहीं लाया था, तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव पास पास बैठे हुए थे, सब लोग खुश थे। तब भी ये न्यूट्रल थी, आज भी ये न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन गए हैं ना आए हैं। बात समझ में आई क्या? तो आज भी न्यूट्रल है, बस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया। वर्ड को नोट कर, मार्क कर, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया। लेकिन ध्यान से देख, क्या नेगेटिव चार्ज पास है और पॉजिटिव चार्ज दूर है, तो ये ओवरऑल अट्रैक्ट ही करेंगे। समझ में आया क्या? ये बात मैं समझाऊंगा, फिक्र मत कर, लेकिन रेफरेंस मैं यहां का दूंगा, तू ध्यान से देख ले इस फिगर को। समझ में आया? और इसमें हमें अर्थिंग कर दें, जैसे कि अभी तुझे समझाया वीडियो में। तो ये वाला यहां से अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन आए हैं और उसके बाद तू इसको भी हटा दे, इसको भी हटा दे, तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। ओवरऑल कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। और इसका एकदम उल्टा कंसीडर कर कि नेगेटिव होगा तो यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहां नेगेटिव आ जाएगा। फिर जब मैं अर्थिंग करूंगा तो नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा जो हैं वो अर्थ में चले जाएंगे। उसके बाद मैं अर्थिंग भी हटा दूं और इसको भी हटा दूं, तो फिर ये कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। क्या तुझे मेरी बात समझ में आई? लास्ट हम देखते हैं जिसको मैं क्या कह रहा हूं, कंडक्शन। क्या कह रहा हूं, कंडक्शन। तो सर क्या हम कहें कि इंडक्शन में हमें टच करने की जरूरत नहीं है? मैंने कहा नहीं भाई, इंडक्शन में टच करने की जरूरत नहीं है, दूर से ही काम हो जाता है। क्या बोला, दूर से ही? हाँ बिल्कुल, दूर से ही इंडक्शन हो जाता है, चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहां पर मेरी बात सुन, अभी लास्ट वाला हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, बाय कंडक्शन। लेकिन बाबा बहुत ध्यान से सुनो, कंडक्शन में टच होना जरूरी है, कंडक्शन में टच होना जरूरी है, टचिंग मस्ट है। सर ये अच्छा सा लग रहा है टचिंग वाला, टचिंग मस्ट है। समझ में आया? देख कुछ समझाने की कोशिश करता हूं मैं तुझे। मान ले कि इसके पास बहुत सारा पॉजिटिव है, इसके पास बहुत सारा पॉजिटिव है, ऐसे भर के बैठा हुआ है, अंदर भी बाहर भी, सरफेस पे भी, सब जगह। और एक बॉडी दूसरी है, यहां पर प्लस भी है, माइनस भी है, प्लस भी है, माइनस भी है। बात समझ में आ गई है? तो कितने माइनस है, ले 1 2 3 4 5 माइनस है। समझ में आ गया? तो मैं एक दूसरी फिगर बना रहा हूं, जब मैं इसको इसके पास लेके आऊंगा तो बहुत ध्यान से देख, मैं तुझे एक छोटी सी क्लिप भी दिखा के, कुछ इमेज वगैरह दिखा के कोशिश करूंगा। ठीक है, इनिशियली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर हैं, तू चाहे तो गिन के देख, बराबर बराबर हैं, तो बॉडी न्यूट्रल है। हम यहाँ पर अब पॉजिटिवली चार्ज इसके पास लेकर आ रहे हैं, और जैसे जैसे और पास आएगी तो इसके बॉडी के जो नेगेटिव चार्ज हैं वो अट्रैक्ट होंगे उस रॉड की तरफ, उसके पास जाना चाहेंगे, उसके अंदर जाना चाहेंगे। देख, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, और टच होते ही देखिए मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, लिविंग बिहाइंड पॉजिटिव चार्ज,
मतलब वैकेंसी क्रिएट कर देंगे जिसको हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। तो देखने में ऐसा लगेगा कि पॉजिटिव चार्ज रॉड से निकल के इधर आ गया, और हालांकि हुआ क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स बॉडी से रॉड में गए हैं, ठीक है, वैकेंसी क्रिएट कर दी। तो देख अब बॉडी में से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगी। तो देख पॉजिटिवली चार्ज रॉड आई थी और उसने पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र कर दिया, इसको ऐसा समझा जाता है। तो यार ये जो रॉड थी यहां पर जब मैं इसको इससे टच कर दूंगा, तो इसके पास पॉजिटिव ज्यादा है, जैसे मैंने इन दोनों को आपस में टच कर दिया, ये वाली बॉडी और ये वाली बॉडी, तो इसके जो प्लस हैं 1 2 3 4 5 6 7 बनाए थे मैंने, 1 2 3 4 5 ही बनाया अभी, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, यहां ऊपर 5 ही बनाए। क्यों? क्योंकि यहां से 2 नेगेटिव इसके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए होंगे। तो देख मैं इनको खाली कर दूंगा यहां से और पॉजिटिव बना दूंगा। क्यों? क्योंकि जब ये यहां से जाएंगे तो क्या वैकेंसी क्रिएट करके जाएंगे। देख इसको उड़ा दिया, बाकी माइनस अपनी जगह पर रहे। बात समझ में आ गई क्या? समझ में आई बात? तो मैं तुझे समझाना चाहता हूं कि इसका नेगेटिव इधर ट्रांसफर हो गया। तो देखा आपने कि कुछ नेगेटिव इधर से इधर ट्रांसफर हो गए। तो कंडक्शन जरूरी, कंडक्शन में टचिंग होना जरूरी। जब ये टच हुए तभी ट्रांसफर हुए। देखिए तेरी स्क्रीन पे कुछ पिक्स भी आ रही हैं। पहले जो पिक आई उसके अंदर वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कहीं पे पॉजिटिव है कहीं पे पॉजिटिव है। उसके बाद देख बहुत ध्यान से कि जैसे ही मैं दूसरी रॉड उसके पास लाके टच किया तो कुछ नेगेटिव चार्ज इधर से उधर चले गए, और जब ये उधर से उधर चले गए तो हमें क्या लगा कि पॉजिटिव ट्रांसफर करके उधर चला गया। देख ध्यान से देख, हमें ऐसा लगा कि यहां से 2 पॉजिटिव उतर के यहां पे और यहां पर चले गए। तो हम इसे कहते हैं चार्ज ट्रांसफर होना। चार्ज हमेशा नेगेटिव ही ट्रांसफर होता है, लेकिन हमें कई बार क्या लगता है कि पॉजिटिव ट्रांसफर हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, प्रोटॉन मूव नहीं कर सकते। समझ में आया? आपकी और मेरी जितनी भी थ्योरी है क्लास 12th में और आगे भी हायर स्टडीज में, हम यही मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इवन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग की है, तो उसमें भी जो हम पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर्स, उसमें भी ऐसा ही मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, कुछ और मूव नहीं करता। समझ में आया क्या? तो यार अभी बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज है, लेकिन सवाल आ जाता है क्या करें। समझ में आया? समझना तो पड़ेगा ही, बहुत बेसिक है लेकिन फिर भी हमें समझना पड़ेगा। तो यार बात सुन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। सबसे पहली प्रॉपर्टी तुझे भी पता है कि 2 तरह के चार्ज होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तीसरी तरह का कोई चार्ज नहीं होता। तो सबसे पहली बात सुन, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल। देख बहुत बेसिक सी बात है, मतलब पॉजिटिव की बात करूं या नेगेटिव की बात करूं, इनकी आपस में दुश्मनी होती है। लेकिन अगर मैं अनलाइक चार्जेस की बात करूं, अनलाइक चार्जेस, तो इनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, यानी कि इनके बीच में प्यार है। तो अपोजिट वालों में जो है अट्रैक्शन हो रही है। तो बहुत नेचुरल सी भी बात है, समझता कि नहीं यार? तो मेरी बात सुन यार, तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें तो वो दुश्मन है, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। और अगर मैं बात करूं पॉजिटिव की और नेगेटिव की, तो वो अट्रैक्ट करते हैं। बात समझ में आ गई क्या? देख मैं तुझे एक छोटी सी क्लिप भी दिखाता हूं, ध्यान से देख इसको। देखो भाई, पॉजिटिव चार्ज रखा है यहाँ पर और दूसरा पॉजिटिव भी रखा है। तो इसको जैसे ही मैं फ्री करूँगा, देख बहुत तेज़ भागता हुआ दूर चला जाएगा, जिससे समझ में आता है कि पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। देखो चलता ही चला गया, चल ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब दुश्मन। चल अभी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज को जैसे मैं फ्री करूँगा, देखिए भाग के इसके पास चला जाएगा। तो जिससे ये समझ में आता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब प्यार। तो देख अभी एक नेगेटिव की भी कहानी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यार, नेगेटिव और एक और नेगेटिव, जैसे मैं इस वाले नेगेटिव को फ्री करूँगा, देखिए भी भागता हुआ चला जाएगा। तो पॉजिटिव मतलब दुश्मनी, नेगेटिव मतलब दुश्मनी, और अपोजिट चार्ज मतलब अट्रैक्शन। तो बेसिकली एक और प्रॉपर्टी है कि स्केलर है, इनमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, स्केलर हैं, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का गेम है और ये एडिटिव है इन नेचर में। मतलब जैसे तेरी बचपन में टीचर पढ़ाती थी ना, 2 टॉफीज इन माय हैंड, 2 टॉफीज इन माय पॉकेट, टोटल टॉफीज 4 टॉफीज। तो इसी तरह यहां पे भी तू बोल सकता है यार, 2 कूलम्स इन माय हैंड, 2 कूलम्स इन माय पॉकेट, टोटल चार्ज 4 कूलम। बात समझ में आ गई क्या? समझ में आई बात? तो यहां पर भी एडिटिव है, मतलब ऐसा होगा कि +2 कूलम और
प्लस 3 कूलम, तो इक्वल आ जाएगा प्लस के 5 कूलम। बात समझ में आ गई क्या? इक्वल क्या आ जाएगा? प्लस 5 कूलम। लेकिन कभी ऐसा हुआ प्लस 2 कूलम हुआ, माइनस 3 कूलम हुआ, तो ये माइनस का 1 कूलम बचेगा। तो एडिटिव इन नेचर है, एल्जेब्रिक एडिशन पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? एल्जेब्रिक एडिशन पॉसिबल है। इसको हम एल्जेब्रा वाली एडिशन ही कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या? एक और बात सुन, तीसरी, चार्ज के बारे में क्या सीखा? लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस वगैरह वगैरह, स्केलर होते हैं, एडिटिव होते हैं। चार्ज की एक और प्रॉपर्टी है बाबा, जिसको हम क्या कहते हैं? कंजर्वेशन। जिसको हम क्या कहते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे कि तूने 11वीं क्लास में पढ़ा मोमेंटम कंजर्वेशन, जैसे कि तूने 11वीं क्लास में पढ़ा टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, इसी तरह हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लेकिन इसकी एक कंडीशन है लेकिन इसकी एक कंडीशन है। मैं ऊपर वाली प्रॉपर्टीज रब करने वाला हूं, तू इस पर ध्यान दे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में अगर मैं तेरे से कुछ बात करूं, मैं तुझे यही समझाना चाहता हूं कि जैसे कि तू मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ता था, क्या पढ़ता था? मोमेंटम कंजर्वेशन। तो उसके अंदर एक कंडीशन पढ़ता था कि बाबा एक्सटर्नल फोर्स नहीं होनी चाहिए। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0 देन मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड। बात समझ में आ गई क्या? मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल्स टू मोमेंटम फाइनल। और तूने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। इसी तरह यहां पर भी मैं तुझे ये समझाना चाहता हूं कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, मेरे कहने का मतलब ये है कि मान ले कि ये कोई स्फीयर है। क्या है ये? स्फीयर ए, और इसके सरफेस पर यहां पर चार्ज बैठा हुआ है। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है। क्या है ये? इंसुलेटिंग स्टैंड है। और यहां पर ये कोई बी है, इसके सरफेस पर भी कुछ चार्ज है, इसके सरफेस पर भी कुछ चार्ज है, और यहां पर ये इंसुलेटिंग स्टैंड से माउंटेड है। ठीक है, अब मैंने यहां से एक वायर निकाली यहां से एक वायर निकाली और उसके अंदर एक स्विच लगा दिया। क्या लगा दिया? स्विच। बात समझ में आ गई क्या? तो बहुत ध्यान से सुन, इसके चार्ज को मैंने क्या कह दिया? Q1, और इसके ऊपर जो चार्ज है मैंने उसको क्या कह दिया? Q2। तो स्विचिंग से पहले जो चार्ज है मैंने उसको क्या कह दिया? Q1 प्लस Q2 इनिशियल। लेकिन जैसे ही मैंने स्विचिंग कर दी तो मैंने क्या कहा? Q1 प्लस Q2 फाइनल। मतलब स्विचिंग होने के बाद कुछ चार्ज इधर से उधर ट्रांसफर होगा, जूम जा, उसके बाद भी ये Q1 प्लस Q2 इनिशियल और फाइनल इक्वल रहेंगे। तो इस आइसोलेटेड सिस्टम की अगर मैं बात करूं, इसमें चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। इसका मतलब यह है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और जहां पर हमने फ्रिक्शन से चार्ज ट्रांसफर की बात की थी, तो वहां पर भी यह बात इक्वली एप्लीकेबल है कि बॉडी ए जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी, बॉडी बी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स गेन कर जाएगी। तो जितने हुए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और जितने हुए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो दोनों ही इक्वल होते हैं। यानी कि एक ने जितना चार्ज लूज किया होगा, दूसरे ने उतना ही चार्ज गेन किया होगा। तो इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज विल रिमेन कंजर्व्ड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लिख लो, इस बात को नोट कर लो, दिमाग में चिपका लो, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन पेयर्स में। यह बात आपको हिलाकर रख देगी कि चार्ज को क्रिएट भी किया जा सकता है। एग्जैक्टली चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि एक न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल है, तो एक न्यूट्रल को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में। तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाएं तो वो न्यूट्रॉन के इक्वल बन जाते हैं। न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन के इक्वल बन जाते हैं, यानी कि न्यूट्रल हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं पेयर एनिहिलेशन, पेयर प्रोडक्शन। कहां पढ़ेंगे? यूनिट 8 चैप्टर्स न्यूक्लियाई, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में पढ़ने वाले हैं। तो चार्ज को, इस रिएक्शन को मैं ऐसे भी करवा सकता हूं और इस रिएक्शन को मैं ऐसे भी करवा सकता हूं। समझ में आया क्या? तो एक पेयर प्रोड्यूस किया जा सकता है, पेयर प्रोडक्शन किया जा सकता है, और इसको पेयर को डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। पेयर एनिहिलेशन, पेयर प्रोडक्शन। बात समझ में आई? कहां पढ़ेंगे? यूनिट 8 में पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी में। तो बाबा मैंने आपको एक और काम की बात बताई, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये बात तो है ही, लेकिन वाइवा में तेरे से इस बात पे सवाल किया जा सकता है, क्या ऐसा कभी कर ही नहीं सकते? तो तू उसको बताना कि नहीं नहीं तू गलत कह रहा है, ऐसा कभी कभी कर सकते हैं, और वो रेडियो एक्टिविटी में होता है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो चार्ज कंजर्वेशन भी पढ़ लिया। चार्ज कंजर्वेशन की कंडीशन क्या है बाबा? द सिस्टम मस्ट बी आइसोलेटेड। सिस्टम मस्ट बी आइसोलेटेड। एक सिस्टम आइसोलेट होना चाहिए। एक सिस्टम कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड। अभी हम बात करने जा रहे हैं क्वांटाइजेशन पे। किस पे बात करने जा रहे हैं? एक और प्रॉपर्टी है जो बड़े काम की है,
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इसको मैं आसान सी 2 लाइनों में तुझे समझा सकता हूं। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, शायद हमारी 4th प्रॉपर्टी है ये, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से मेरा मतलब यह है कि देख, किसी भी कमरे में कितने आदमी बैठे हो सकते हैं, 2 आदमी बैठे हो सकते हैं, 10 आदमी बैठे हो सकते हैं, 100 आदमी बैठे हो सकते हैं। लेकिन क्या तूने कभी ऐसा सुना है कि एक कमरे में 10.5 आदमी बैठे हैं, या 2.5 आदमी बैठे हैं, या 9.9 आदमी बैठे हैं? कभी ऐसा सुना है तूने? नहीं। तो किसी कमरे में आदमी इंटीग्रल फॉर्म में मिल सकते हैं, यानी कि 1 या 2 या 3 या 4 या 50 या 100 इंटीजर की फॉर्म में मिल सकते हैं। तो कभी भी अगर मैं तुझसे बात करूं कि चार्ज आया है, तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन जाने से और कुछ इलेक्ट्रॉन आने से बनता है। बात समझ में आ गई क्या? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक इंटीजर होगा, ऐसा नहीं होगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन चले गए। फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते, फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते बाबा, हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में मिलते हैं। तो जो भी चार्ज आएगा या तो वो प्लस होगा या वो माइनस होगा, या तो वो प्लस होगा या वो माइनस होगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट करेगा। ये कौन है? इंटीजर है। ये कौन है? इंटीजर है। ये कौन है? इंटीजर है। तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में एग्जिस्ट करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू तू नहीं जानता, मैं तुझे बता देता हूं, -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻�9 कूलम। क्या तुझे मेरी बात समझ में आई? -1.6 इंटू 10⁻⁻�9 कूलम ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। अगर तू प्रोटॉन की बात करें, मैं तुझे लास्ट में एक लिस्ट दूंगा जिसमें सारे पार्टिकल होंगे और उनका चार्ज और उनका मास होगा। बात समझ में आ गई क्या? तो कोई भी चार्ज अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो इस फॉर्म में कर सकता है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन चले गए तो +10 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अगर 10 इलेक्ट्रॉन आ गए तो -10 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन जाएं या आए, मान ले n इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना हुआ, तो वो प्लस माइनस फॉर्म में चार्ज एग्जिस्ट करेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं हम? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बात समझ में आ गई क्या? चार्ज विल रिमेन कंजर्व्ड, तो पहली वाली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी बात क्या हो गई? चार्ज विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। बात समझ में आ गई? तो इसमें क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक और बहुत अहम प्रॉपर्टी मैं आपको समझाना चाहता हूं, जिसको हम क्या कहेंगे? इनवेरिएंसी। क्या कहेंगे? इनवेरिएंसी। चार्ज इनवेरिएंट है। चार्ज क्या है? इनवेरिएंट है। तो बहुत ध्यान से सुने, 5वीं प्रॉपर्टी इनवेरिएंसी। इनवेरिएंट, चार्ज विल रिमेन इनवेरिएंट। बात समझ में आ गई क्या? तो बहुत ध्यान से सुन कि एक बॉडी जो रेस्ट पर बैठी है उसका मास m0 है। क्या बोल दिया तूने? m0 है। अभी ये रेस्ट पर है, तो मैं तेरे से पूछूं कि यही सेम बॉडी अगर भागने लगे किसी v वेलोसिटी से, और वो v वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, अगर मैं तेरे से ये कहूं कि ये मास जो है वो भागने लगा और बहुत तेज भाग रहा है, तो क्या मास इसका आज m0 ही होगा? तो तेरा सोचना गलत है। इसका मास m हो जाएगा, और उस m का फॉर्मूला होता है m0 डिवाइडेड बाय √1 - v²/c²। तो मास स्पीड के साथ साथ वेरी करता है। और ये c कौन है? तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, मतलब c कौन है? स्पीड ऑफ लाइट है। अगर पार्टिकल इतनी वेलोसिटी से चले कि वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाए, तो क्या हो जाएगा? यहां पे c²/c² कैंसिल 1 - 1 0 समथिंग डिवाइड बाय 0 इनफाइनाइट, तो मास इनफाइनाइट हो जाएगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी से दौड़ने लगोगे, आपका मास उतना ज्यादा होता चला जाएगा। तो ये कहां से निकल के आता है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कहीं लिंक निकल के आता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि मास मोशन पे डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज मोशन पे डिपेंड नहीं करता, चाहे रेस्ट पर हो और मोशन में हो। पार्टिकल के मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें क्या कह देते हैं? इनवेरिएंसी। क्या कह देते हैं? इनवेरिएंसी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इनवेरिएंसी। और एक आखिरी बात जो मैं आपसे चार्ज की करने जा रहा हूं, चार्ज हमेशा मास के साथ लिंक होता है। चार्ज इज ऑलवेज लिंक्ड विद मास। सर ये वाली प्रॉपर्टी क्या है? पढ़ के कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं समझाता हूं तुझे। किसी बॉडी पर जो अगर एक न्यूट्रल बॉडी है, कौन सी बॉडी है? ये A है, और एक ऐसी बॉडी है न्यूट्रल। ये कैसी बॉडी है?
न्यूट्रल। ये कैसी बॉडी है? न्यूट्रल। तो मेरी बात सुन बहुत ध्यान से, अगर मैं इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये कैसी हो जाएगी? तेरे मन से आवाज आई कि नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर मैंने इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और अगर नेगेटिवली चार्ज हो गई तो बहुत ध्यान से सुन, क्या 4 इलेक्ट्रॉन आए? अपना मास भी साथ लेकर आए होंगे। बिल्कुल। तो जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, मैंने इसको क्या कहा? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। क्या कह दिया? नेगेटिवली चार्ज बॉडी कह दिया। तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास न्यूट्रल बॉडी के मास से ज्यादा होगा। और वहीं पर अगर 4 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए जाएं, क्या कर दिए जाएं? माइनस कर दिए जाएं, तो यहां पर कैसी हो जाएगी? ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो बहुत ध्यान से सुन, 4 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए, क्या वो 4 इलेक्ट्रॉन का कुछ मास था? तेरे मास के कंपैरिजन बहुत कम है, मैं जानता हूं, लेकिन क्या उनका कोई अस्तित्व है, कोई मास है? बिल्कुल है। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन जब गए तो अपने साथ थोड़ा सा मास भी ले गए। तो एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का जो मास होता है वो कम होता है। न्यूट्रल बॉडी, तो मैं मास का ऑर्डर लिख देता हूं। एक सेम बॉडी, ये मास की बात तूने नोट कर ली, तो मैं रब करने वाला हूं। पॉज करके नोट कर। तो बहुत ध्यान से सुन कि यार एक है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, एक है न्यूट्रल और एक है नेगेटिवली चार्ज बॉडी। दिख रहा है क्या कि पॉजिटिव है, न्यूट्रल है और नेगेटिव है? तो जो पॉजिटिवली चार्ज है उसका मास सबसे कम है, फिर न्यूट्रल बॉडी, और सबसे ज्यादा मास किसका है? नेगेटिवली चार्ज बॉडी का। बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है समझ में आया होगा। ये था मेरी तरफ से सारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन या सारा चार्ज का डिस्कशन, सॉरी। तो मेरी बात सुन यार, अभी ये तेरी स्क्रीन पर एक पिक आने वाली है, इसको पॉज करके इन सब के बारे में नोट कर। ये क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज होते हैं। वो तेरे से कह देगा कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उनके बीच में फोर्स बतानी होगी। तो तुझे चार्ज और मास सब पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको पॉज करके नोट कर ले। और मैं तुझे कुछ समझाना चाहूँ तो इतनी सी बात कि नेक्स्ट वीडियो में मैं तेरे पास लेकर आऊँगा कुलम्स लॉ की बातें। किसकी बातें? कुलम्स लॉ की बातें। तब तक के लिए ऑलराइटी देन, सी यू सून, बो बॉय, एंजॉय।